डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट्स 11th फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और ये कार्नोट हीट इंजन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी इफ़िशियंसी के बारे में। और ये कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो वो हीट दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला तो वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी हीट बचता है तो उसके थ्रू वर्क होगा, ठीक। इफ बी गिवन हीट एनी सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक, देन रिमेनिंग हीट वर्क डन, ठीक। तो ये आपका हो गया Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जिसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, DU प्लस DQ माइनस DW। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखिएगा, हीट अगर आप किसी भी सिस्टम को दोगे तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक, और फिर वो कुछ कार्य करेगा, ठीक। जैसे ठंड में ही होता है कभी कभी कि कोई यदि काम करवाना है, बहुत ठंड हमको लग रही है, तो पहले हम थोड़ा सा हीट लेते हैं और अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक। तो जब शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आती है तब कार्य करते हैं। ऐसे आप किसी भी तरीके से याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बहुत सारे प्रोसेस भी हैं जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड लॉ हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा कार्नोट हीट इंजन है और इट्स एफिशिएंसी, ठीक। कार्नोट हीट इंजन के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये एक प्रकार का आपका हीट इंजन है जिसमें ये सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, ठीक। और उसके बाद ये आपका सिंक है, ठीक है। सोर्स मतलब आपका जैसे जो मोटर वगैरह में यूज़ करते हो, इंजन वगैरह में जो आपका डीजल पेट्रोल इस तरीके से होता है, ये आपका सोर्स है, ठीक। और ये किस टेम्परेचर पे रहेगा? T1 टेम्परेचर पे। जब इसका जो है बर्निंग होगा तो ये किस टेम्परेचर रहेगा? T1 टेम्परेचर पे। अब इसके T1 टेम्परेचर होने पर Q1 हीट जनरेट होगा, ठीक। और हीट जनरेट होने से पिस्टन पर धक्का लगेगा, पुश लगेगा, ठीक है, पुश पुल दोनों लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पिस्टन जो है मूव कर जाएगा, और पिस्टन जब मूव करेगा तो वर्क होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पिस्टन आपका बिल्कुल इस तरीके का सिस्टम इंजन के अंदर होता है। ये अंदर ही आपकी गैस होती है जो बर्न होती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। ये अंदर गैस होती है, यही पेट्रोल ही होता है जो कि बहुत तेज़ बर्न होता है। तो पूरा पिस्टन ये मूवेबल होता है, तो तुरंत ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक। तो ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये पोर्शन आपका जो है पहिए से जुड़ा रहता है,
उससे कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि वो धक्का जाके पहिए पे लगेगा और पहिया आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हीट फ्यूल बर्न होने से आपका ये वर्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरे फ्यूल से पूरा वर्क नहीं हो रहा है, जितना फ्यूल दे रहे हो पूरा वर्क नहीं हो रहा है। कुछ फ्यूल जो है बिना बर्न हुए बाहर निकल जा रहा है, जिसका टेम्परेचर T2 है और उसका जो हीट है क्या है, Q2 है। जो उसका ऊष्मा है वो क्या है, Q2 है, और टेम्परेचर कितना है, T2 है। जो आपका साइलेंसर का जो धुआं होता है जिसको कहते हैं, वो आपका क्या है, वो सिंक है, ठीक। उस धुआं से जो अनबर्न फ्यूल है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया कि अगर सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, और यहाँ हीट Q1, यहाँ हीट Q2, और ये इसके द्वारा जो है वर्क फाइंड आउट होता है। और ये T1 जो है मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा और T2 क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। T1 हाई बर्निंग टेम्परेचर पे होगा, ये लो टेम्परेचर पे होगा। ऐसे आपका ये Q1 भी है, Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, ठीक। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो फार्मूले के लिए आप यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, जो है ये Q1 हीट जनरेट हुआ है और Q2 हीट जो है रिलीज हो रहा है। तो उसी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला के ही उस पे कॉन्सेप्ट पे Q1 हीट से जो है क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, W वर्क हो रहा है और Q2 हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W हो जाएगा। आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके या वैसे ही लर्न करके रखिए कि Q1 बाई Q2 जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप T1 बाई T2 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो सेम होगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या होगा, T1 बाई T2 होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते हो Q1 इक्वल टू T1 कर दो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। रेशियो में रहेगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक। अब हम लोग इफिशियंसी की चर्चा करते हैं। ये इफिशियंसी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ईटा इक्वल टू इफिशियंसी, मतलब जो इंजन वर्क कर रहा है उसके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो कितना क्वालिटीफुल वर्क है, जिसको आप लोग कहते हो अच्छा एवरेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये फ्यूल के साथ इसका रिलेशन हम लोग बनाते हैं कि हम W वर्क हो रहा है इंजन से और उसका टेम्परेचर क्या है, उसका हीट क्या है, Q1। ये इस हीट पे W वर्क हो रहा है। ये हीट आपका डीजल या पेट्रोल द्वारा बर्निंग पे दिया जा रहा है, ऐसे W वर्क हो, इसी से एफिशिएंसी निकलता है। और इसी से हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं फार्मूला ये रखेंगे, W का क्या है Q1 माइनस Q2, यहाँ रख दीजिए। तो ईटा इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान Q1, ठीक। ये आपका हो गया। इसी के बाद हम लोग यहाँ फिर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको। ईटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, पूछा जाता भी है, ठीक है। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस, अब देखिए मैं आपको बताया था रेशियो में आप चेंज कर सकते हो, 1 माइनस T2 बाई T1 कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 ईटा इक्वल टू।
तो ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया, और ये आपका टोटल वर्क कितना होगा इसका फार्मूला हो गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ इससे भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर हीट दिया हुआ है, सोर्स का हीट दिया हुआ है, वर्क है, तब भी निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तो लास्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ही। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि T1 बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन T2 होगा। ठीक है, फिर से पूरी बात को ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है आपका ये कार्नाट हीट इंजन जो है कि T1 सोर्स का टेम्परेचर है जब वो बर्न होता है फ्यूल आपका, और बर्न होने पर पिस्टन को धक्का लगेगा। ठीक है, W वर्क होगा, और सिंक को जो है हीट जो जो लेफ्ट हीट है, जो रिमेनिंग हीट है, और साइलेंसर के थ्रू सिंक से बाहर निकल जाएगा। इसका टेम्परेचर लो होगा T1 से। ठीक है, T1 का टेम्परेचर हाई होगा। उसके बाद देखिए ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि Q1 जो हीट आप दे रहे हो उससे W वर्क हो रहा है, Q2 हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में आपका ये फार्मूला आ गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो आपका है वो कार्नाट आइडियल रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपका वही होता है कि जिसमें हम सिंक से हीट लेके और उसको सोर्स को देते हैं। ठीक है, सिंक से हीट लेंगे, मतलब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसका उल्टा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा पूरी बात को, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। ये जो है, ये एरो जो है ऐसे हो जाता है ये। ठीक, मतलब और इस पर बाहर से वर्क होगा, मतलब जो मोटर होगा या जो इंजन होगा वो बाहर से वर्क करेगा, और जो चीज़ ठंडी है उससे हीट लेगा, और जो चीज़ गर्म है जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उसको हीट देगा। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका, ये समझिए आपका रूम है, और ये बाहर का जो है वातावरण है, एनवायरनमेंट, रूम के बाहर का एटमॉस्फेयर है, और यहाँ से रूम से हीट लेके जो कि लो टेम्परेचर पे है। वैसे भी जनरल जो बाहर का एटमॉस्फेयर गर्मी में होता है उससे रूम का अंदर का टेम्परेचर लो ही होता है। अब ये क्या करेगा, और लो करेगा, लेकिन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क होगा, और एक्स्ट्रा वर्क जो है हमारा जो मोटर होता है, लगा होता है फ्रिज वगैरह में, वो एक्स्ट्रा वर्क करता है। एक्स्ट्रा वर्क होगा और वो हीट को क्या करेगा, सिंक से लेके, रूम से लेके और बाहर एटमॉस्फेयर में दे देगा। ये किसका कार्य है, कार्नाट आइडियल रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो इसमें भी आपका फार्मूला है, और बिल्कुल जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो इस फार्मूले में देखो क्या हो रहा है बेटा कि Q2 हीट से, Q2 हीट पे W वर्क हो रहा है, तो Q1 हीट रिलीज हो रहा है। ये ध्यान रखना, इस W वर्क से हीट रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है, इस W वर्क से हीट को निकालना है। अगर कम वर्क करके ज़्यादा हीट निकाल दें तो और अच्छी बात है, कम खर्चा होगा, कम यूनिट आएगा जो है एसी का। तो ये मतलब हम लोग अभी यहीं से इफिशियंसी इसकी डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि आप कम वर्क करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करो, बाहर निकाल दो रूम में से। रूम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ठंडा हो। वही तो चीज़ आवश्यक है। तो ये आपका हो गया Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से W बेटा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा इस Q1 में से Q2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी
कि Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ नहीं होगा स्टूडेंट्स, Q1 इक्वल टू T1 नहीं लिखना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल में भी गलत हो जाएगा, वैसे भी गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ से Q1 कॉमन कर सकते हो, Q1 कॉमन कर लो, नहीं Q2 कॉमन कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो, Q2 कॉमन कर लो। तो Q2 कॉमन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, Q1/Q2 -1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक आपका फार्मूला ऐसे हो जाएगा, इसको आप W लिख सकते हो, T2 नहीं लिखो, Q2 ही रहने दोगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना Q2 ही रहेगा ये, और ये चीज़ चेंज हो जाएगा। इसके यहाँ क्या कर सकते हो, T1/T2 -1। ठीक, एक इसकी जो दक्षता कहें या वर्क फैक्टर बोलते हैं, केस लिखते हैं, वर्क फैक्टर का जो फार्मूला होगा वो क्या है कि ये जो हीट ले रहा है ठंडी से, सिंक से जो हीट ले रहा है, रूम से जो हीट ले रहा है, ये अपान, और इसको खींचने के लिए, हीट को निकालने के लिए रूम से, या रूम को और ठंडा करने के लिए जो वर्क किया जा रहा है, ये दो चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क अगर कम करना पड़ेगा तो के ज़्यादा होगा, के ज़्यादा होगा तो अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो ये चीज़ आपका, या Q2 ज़्यादा होगा तब भी के ज़्यादा होगा, तब भी अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है K = Q2/W। W जहाँ यही वैल्यू फिर से रख दो, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q1 - Q2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इसको भी आप रेशियो में करना चाहो तो आप यहाँ से Q2 कॉमन कर लो, यहाँ से Q2 कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, Q1/Q2 हो जाएगा, फिर से रेशियो में हो जाएगा। ठीक, आपको ये लर्न रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया, ये वर्क फैक्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। जो हीट लिए हो, ये जो हीट निकाला जा रहा है रूम से, सिंक से, और उस पर जो वर्क किया जा रहा है निकालने के लिए, और ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, और यहाँ फिर इसको ध्यान रखना, आप जो हीट ले रहे हो रूम से, और उस लेने के लिए जो वर्क कर रहे हो, हीट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल आएगा। ठीक है, रूम से जो अंदर गर्मी है उसको बाहर निकालेंगे तो अपने आप ठंडा बनता चला जाएगा, वो ऐसे नहीं निकल आएगा, उस पर बाहर से आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये वर्क फैक्टर है, एफिशिएंसी यहाँ नहीं कहते, यहाँ वर्क फैक्टर कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि आप जब कार्नोट साइकिल समझ जाते हो इंजन, तब इसको समझाना आसान होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया गया है, ये बताया गया कि Q1 से जो Q1 हीट होगा उससे डायरेक्ट वर्क नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले ये भाई साहब बोले केल्विन प्लैंक के द्वारा कि अगर किसी इंजन को Q1 हीट देते हो और वो सोचो कि पूरा का पूरा हीट वर्क में चेंज कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइलेंसर के थ्रू कुछ ना कुछ हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा ही। ठीक, मतलब जो आप हीट दे रहे हो उसको पूर्णतः वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है। और ये क्लासियस, यही सेकेंड लॉ के अंतर्गत क्लासियस के भी स्टेटमेंट आता है, वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि इस Q2 हीट को, ठीक है, Q2 हीट को बिना वर्क किए, बिना इसके साथ वर्क किए कहो कि Q1 हीट प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव है। ठीक, मतलब आपको बाहर से कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप रूम से एक पाइप ऐसे लगा दो बाहर और रूम अपने आप ठंडा हो जाए, मतलब सारी अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए, ऐसा होगा ही नहीं। आपको एक इंजन के थ्रू
उस पर वर्क करना पड़ेगा और वो अंदर से हीट को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, क्लैसियस का स्टेटमेंट है कि आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हीट को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, सिंक से सोर्स की तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए वी प्रोवाइड समथिंग वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।